बच्चों लोग हम लोग बायोमोलिकुलर चैप्टर कवर कर रहे थे, उसमें हम लोग टॉपिक क्या खत्म कर चुके हैं। तो आपका अमीनो एसिड खत्म हो चुका है, प्रोटीन खत्म हो चुका है, विटामिन खत्म हो चुका है, ठीक है, एंजाइम्स खत्म हो चुका है, और क्या खत्म हो चुका है, न्यूक्लिक एसिड खत्म हो चुका है। तो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हमको इस सेशन में स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है ध्यान देना। तो कार्बोहाइड्रेट किसको बोला गया था ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिस विच इंक्लूड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें इसमें एनसीईआरटी का डिफरेंस इंक्लूड करता हूँ लोग, ठीक है, बेटर रहेगा। तो ध्यान देना, पहले समझो यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का, तो कार्बोहाइड्रेट्स में का कुछ ओल्डर डेफिनेशन था। तो ओल्डर डेफिनेशन में क्या दिया गया था कि ऐसा कंपाउंड जिसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो CxH2OY। तो ऐसा कंपाउंड जिसको इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन इन वाटर, कार्बन इन वाटर, ठीक है। CxH2OY के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर पाओ उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लेकिन बाद में देखा क्या गया, बाद में देखा क्या गया कि कुछ कंपाउंड जो होता है, जैसे मान ले एसिटिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिक एसिड को भी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एसिटिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बट इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो C2H2O2, इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन क्या करा, हमको मिसलीड करना स्टार्ट कर दिया। जो डेफिनेशन उसको हमको मिसलीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग बाद में उसको चेंज किया गया। तो अब जो जो मॉडर्न डेफिनेशन है, हमको सीखना है कि कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो मॉडर्न डेफिनेशन किसको, यानी किसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, तो ध्यान देना। तो बोला गया आपको तो यहाँ ध्यान देना। यहाँ क्या बोला गया है, carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone or compound which produces such unit on hydrolysis। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है या तो कौन होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होगा, या फिर कंपाउंड होगा विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसका मतलब समझोगे, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट कैन बी मोनोमर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में तो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल से बना होगा, सिंगल मॉलिक्यूल का होगा। तो तो कार्बोहाइड्रेट मोनोमर भी हो सकता है, मतलब सिंगल पार्टिकल्स भी हो सकता है। मोनोमर का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी सिंगल मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल भी आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कैन बी सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। कैन बी डाइमर, डाइमर का मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल रहेगा, दो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है। कैन बी ट्राइमर, कैन बी पॉलीमर, ठीक है, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, तो सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज,
ठीक है। डायमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है डायमर का। पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। ठीक है, हम क्या बोलना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट सिंगल मॉलिक्यूल भी कार्बोहाइड्रेट में आ सकता है, डायमर भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ सकता है, और ट्राइमर पॉलीमर में आ सकता है। तो इसलिए देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास पॉली जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जिसको तोड़ेंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब या तो मोनोमर होगा या तो पॉलीमर होगा, इसको तोड़ने से हमको मोनोमर मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा या तो मोनोमर होगा, या उसको जोड़ के जो पॉलीमर बनता है उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन। ठीक, अब ध्यान देना। तो डेफिनेशन क्लियर आपको? तो कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल मॉलिक्यूल भी कार्बोहाइड्रेट की तरह काम कर सकता है, या फिर सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर डायमर ट्राइमर बनेगा, वो भी कार्बोहाइड्रेट बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम लोग मोनोसैकराइड्स। क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड्स। इसका मतलब सोच लो मोनोमर, सोच लो मोनोमर। अब सोच सकते हो मोनोमर यानी ये सिंगल मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। दिस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल होता है, ऑलरेडी सिंपल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज फ्रुक्टोज, यानी ऑलरेडी मोनोमर के फॉर्म में है, तो इसमें फर्दर क्या आप क्या ब्रेक करोगे? ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स का मतलब होता है जिसको तोड़ने से आपको 2 से 10, 2 to 10 मोनोसैकराइड्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ओलिगोसैकराइड्स किसको बोलते हैं? दिस इल डिफरेंट नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो डिफरेंट नंबर में होता है, जनरली होता है 2 से 10। इन 2 से 10 आपको मोनोसैकराइड्स मिलेगा इसको हाइड्रोलाइसिस करने पे। इसका कुछ टाइप हो सकता है। तो ओलिगोसैकराइड्स के अंदर हम लिख सकते हैं डाइसैकराइड्स। इसका मतलब इसके अंदर 2 मोनोमर इन 2 मोनोसैकराइड्स है। ट्राइसैकराइड्स यानी इसके अंदर 3 मोनोसैकराइड्स होगा, यानी 3 मोनोमर होगा। ठीक है, ये सोच सकते हैं आप। इसके अलावा जो लास्ट इसका पार्ट है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड बेसिकली पॉलीमर होता है किसका? मोनोसैकराइड्स का। ठीक है, तो these are the high molecular weight compound which yield many monosaccharides molecule on the hydrolysis। many मतलब more than 100, more than 100 तक कहीं से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है, स्टार्च एंड सेलुलोज इसको बोला गया नॉन सुगर्स, क्योंकि इसका जो टेस्ट सुगर की तरह नहीं होता, इसलिए बोला गया नॉन सुगर्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको? इतना क्लियर है आपको? अब ध्यान देना, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव नेचर। ध्यान देना, तो इसके लिए एनसीईआरटी में क्या वर्ड क्यों यूज किया हुआ आपको बता दे रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो ध्यान, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो आप लोग को पता है कुछ टेस्ट पढ़े होंगे, हम लोग कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। फेलिंग टेस्ट पढ़ोगे, या फिर टॉलेंट टेस्ट पढ़ेगा आप लोग। तो ध्यान ना, कुछ जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स अगर मान लेता है इस टेस्ट को अगर देगा, तो इस टेस्ट को देता कौन है? तो आपको पता है, या तो अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए टेस्ट को देने के लिए, या फिर आपका हेमीस्टल, आपका क्या होना चाहिए? हेमीस्टल। ठीक है, इस टेस्ट को देगा कौन? या तो अल्डिहाइड देगा, या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, यदि कीटोन के बगल में, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी, तो ये तो अल्डिहाइड देगा इस टेस्ट को, या तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस टेस्ट को दे सकता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस टेस्ट को दे सकता है। ठीक है,
बात समझ में आया? एक सेकेंड। तो फेरिन टेस्ट टोरेंटस कौन देगा? तो या तो अल्डिहाइड देगा, या तो अल्फा हाइड्रोक्सीटोन देगा, या क्या देता है, या तो हेमिस्टल। हेमिस्टल मतलब क्या होता है? सेम कार्बन पे OH हो और उसी पे OR हो, इसको बोलते हैं हेमिस्टल। ठीक है, तो अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और ये होता है हेमिएसिटल, ये होता है हेमिएसिटल। तो 3 ग्रुप है जो आपका फेलिन टेस्ट टोरेंटस दे सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको यूज करना है किसमें? कार्बन टॉपिक में। तो ये 3 अगर ग्रुप रहेगा आपके पास तो आपका फेलिन टेस्ट टोरेंटस देगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट फेलिन टेस्ट टोरेंटस देगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट फेलिन टेस्ट या फिर टोरेंट टेस्ट को रिड्यूस करेगा उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर, और जो टेस्ट को नहीं देगा उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, कौन रिड्यूसिंग होता है, कौन नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ध्यान देना, तो यहाँ वही लिखा हुआ है। तो जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इस 2 बार में बांटा गया है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो टेस्ट को नहीं देता है, कौन से टेस्ट को? यानी जो जो फेलिंग है टॉलरेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, विच डू नॉट रिड्यूसेज फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट। रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं? रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं? जो कि रिड्यूस कर सकता है फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब फेलिंग सॉल्यूशन यानी किसको आप रिड्यूसिंग बोलोगे तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? all monosaccharides in all disaccharides except सुक्रोज इन एक और याद रखना, एंड ट्री हैलोज। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो बच्चों लोग आपको रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या याद रखना है? तो ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि all monosaccharides in all disaccharides are reducing in nature except sucrose and एक और एग्जाम्पल याद रखना, ट्री हैलोज। ट्री हैलोज भी एक डाइसैकेराइड है जो कि होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो सारा का सारा मोनोसैकेराइड्स होगा। डाइसैकेराइड्स में 2 एक्सेप्शन होता है, सुक्रोज एंड ट्री हैलोज आर डाइसैकेराइड्स जो कि नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक, तो जितना ही मोनोसैकेराइड्स है सारा का सारा रिड्यूसिंग होगा, डाइसैकेराइड भी सारा रिड्यूसिंग होगा एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हैलोज। ठीक, अब ध्यान देना, जो मोनोसैकेराइड्स है उसको फर्दर आप क्लासिफाई करते हो अल्डोज में। अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको अल्डोज बोलते हैं हम लोग, अल्डोज। एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, अल्डोज होगा, एग्जाम्पल क्या? ग्लूकोज हो सकता है। तो अल्डोज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बस ग्लूकोज हो सकता है। और कुछ केटोज बोलते हैं जिसके पास कीटोन ग्रुप होगा, एग्जाम्पल क्या होगा? फ्रुक्टोज। ठीक, इसी में कार्बोहाइड्रेट्स में आपको डी और एल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो आपको बता चुके हैं कि डी और एल फॉर्म कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो डी और एल फॉर्म को हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम दोबारा बता देंगे आपको। ठीक, अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोनोसैकेराइड्स पे। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन।
इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्डोज, और कीटो होना होगा तो उसको बोलते हैं कीटोज बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे कैसे किया गया है तो ध्यान देना। तो 3 कार्बन के लिए ट्राइओज वर्ड यूज करते हैं, तो अगर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसको बोल देंगे अल्डो ट्राइओज, और कीटोन ग्रुप हो तो बोल देंगे कीटो ट्राइओज बोल देंगे। अगर 6 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे हेक्स, उसके लिए हेक्सोज यूज करते हैं, यानी क्या होगा अल्डो हेक्सोज, और कीटोन रहा तो क्या बोलेंगे कीटो हेक्सोज बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो पहला मोनोसैकेराइड जो हम लोग पढ़ना है हमको मिल तो हमको पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में। क्या होता है ग्लूकोज के बारे में, ठीक। तो ग्लूकोज के बारे में कुछ स्टडी करना है, तो ग्लूकोज बनता कैसा है जी। तो आप जब केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हो, केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उसमें से आपको ग्लूकोज फ्रूक्टोज मिलता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में। तो केन शुगर बेसिकली सुक्रोज होता है, उसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज मिल जाएगा एंड फ्रूक्टोज मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्म मिल गया आपको। अब ग्लूकोज बेसिकली, ग्लूकोज क्या होता है, एक अल्डो हेक्सोज होता है, यानी जिसमें 6 कार्बन होता है और अल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक। अब ध्यान देना, हमको ग्लूकोज का रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, तो ग्लूकोज का फिगर याद रखना पहले आप। तो ग्लूकोज का फिगर कैसे याद रखोगे, तो 6 कार्बन का चेन बना देना आप, नीचे वाले में CH2OH कर देना, टॉप वाला कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप बना देना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे OH होगा, देखो पाल जो एल्डिहाइड के ग्रुप के जो नीचे कार्बन है उस पे OH राइट में लेंगे और यहाँ पे OH लेफ्ट में लेंगे, तो राइट लेफ्ट, फिर नीचे दोनों में राइट लेंगे, यानी देखोगे एल्डिहाइड के नीचे जो कार्बन वहाँ पे OH होगा राइट में, फिर होगा लेफ्ट में, फिर राइट, तो बाकी बैलेंसी में H लगा दो, तो हो जाएगा ग्लूकोज का फिगर, ठीक है, हो जाएगा आपका ग्लूकोज का फिगर, ठीक। तेरा है आपका ग्लूकोज का फिगर। हमको सीखना है ग्लूकोज के रिएक्शंस के बारे में, तो ध्यान देना। तो पहले जो एनसीईआरटी में दिया उसको देख लेते हैं। तो अगर जो रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है आपके एग्जाम में। तो मान लेते हैं कि अगर आप HI में हीट करते हो तो HI बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो सारे फंक्शनल को अल्केन में चेंज कर देगा, सारे को अल्केन में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का अल्केन बन जाएगा, यानी आपका जो ग्लूकोज है उससे क्या बन जाएगा NHCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा NHCl बन जाएगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन हो गया HI के साथ। अब ध्यान देना, आपके ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर इसमें हम H2OH डालेंगे NH2OH, तो NH2Z टाइप का रिएक्शन होगा, आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। तो इसको यहाँ से हटा दो वाटर को, तो यहाँ पे डबल N लिंक हो जाएगा, यानी इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीम, क्या बोलते हैं ऑक्सीम, यानी NH2Z के साथ NH2OH के साथ NH2OH को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, उससे क्या बनेगा ऑक्सीम बनता है, क्या बनता है ऑक्सीम बनता है, ठीक। सिमिलरली आपके अल्डिहाइड ग्रुप में HCN ऐड हो सकता है, HCN, तो HCN आएगा तो क्या होगा आपका अल्डिहाइड ग्रुप टूटेगा, क्या टूटेगा, तो बॉन्ड तोड़ दे, तो तोड़ेगा तो क्या O पे क्या जाएगा नेगेटिव और C पे पॉजिटिव। तो HCN का जो H है, H को यहाँ जोड़ना और CN को यहाँ जोड़ देना, CN को कार्बन के साथ जोड़ दोगे, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, यानी जब भी ग्लूकोज यहाँ डालोगे HCN तो बनता है साइनोहाइड्रिन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे,
बाकी नीचे का फिगर सेम का सेम एच डी रहेगा। ठीक है, तो हम ग्लूकोज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम जो रिप्रेजेंट किए हैं उसमें ओ एच का पोजिशनिंग बता दिया स्पेस में, और छोटे में आप इसे ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी ऊपर अल्डिहाइड, नीचे सी एच टू ओ एच, और जो बीच में होगा चार जो होगा सी एच ओ एच का 4 पार्ट रिपीट करेगा, 4 पार्ट रिपीट करेगा। ठीक, अब ध्यान देना, ग्लूकोज का जो टॉप मोस्ट कार्बन है उसको तुम डालोगे ब्रोमीन वाटर में। किसमें? ब्रोमीन वाटर में। तो ऊपर का जो एल्डिहाइड है उसमें उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो Br2 वाटर के एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को भेजेगा एसिड में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट भी करेंगे ना, टॉलेंट टेस्ट, तो सेम होगा। तो सेम चीज बनेगा कब, जब डालोगे टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग रिएजेंट, तो भी सेम ही चीज बनेगा। तो भी क्या होगा, सेम ही चीज बनेगा। ठीक है, यानी ऊपर का बन गया एसिड बन गया, ये होता है, ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड। क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ऊपर का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो यानी क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। कब कब होगा, विथ Br2 वाटर भी होगा, सेम होगा। अगर आपका टॉलेंट टेस्ट होगा या फेलिन टेस्ट होगा तो भी सेम बनेगा। ध्यान ना, एक होता है एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट हम किसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं Ac2O। क्या लेते हैं, Ac2O। अब ध्यान देना, जब भी आपके पास OH ग्रुप दिखेगा ना, जब भी आपको OH अल्कोहल ग्रुप दिखेगा और तुम डालोगे Ac2O, तो करना क्या होता है, इस अल्कोहल का H हटा दो, अल्कोहल का H हटा के उसमें ऐड हो जाता है एबल ग्रुप, इसको आपको ऐड करना होता है, तीन ही पार्ट ऐड हो जाता है। तो जहाँ जहाँ अल्कोहल होगा उसका H हटा के इसको ग्रुप को ऐड कर दोगे। तो ध्यान देना, आपके ग्लूकोज में कितना OH है, आपके ग्लूकोज में कितना OH है, तो 5 OH है। 5 में ऐड करो तो क्या होगा, आपका 5 COC3 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां OH था सबको हटा के इसमें COC3 को ऐड कर दिया गया है। यानी आपका एक ग्लूकोज का जो पार्टिकल है कितने कितने मोल Ac2O को कंज्यूम करेगा, तो 5 मोल को कंज्यूम कर लेगा। तो लिखा हुआ है कि पांचों का पांचों OH में आप COCH3 को ऐड कर दोगे। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हम अगर मान लेते हैं कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, हम जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहा है वो ज़्यादा, अगर उसमें डाल दे नाइट्रिक एसिड, क्या डाल दे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड अगर एसिड डालोगे आप, तो होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करे, ऊपर का एल्डिहाइड और नीचे का जो CH2OH है दोनों को भेज देगा COH में, दोनों को भेज देगा COH में, और इसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। या फिर आप नाइट्रिक एसिड डालो इसमें, ग्लूकोनिक एसिड में, तो ऊपर तो ऑलरेडी COH ऑलरेडी है, तो नीचे का जो CH2OH है उसको भेज देगा COH में, मतलब उसको भेज देगा एसिड में, यानी बना देगा सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड से आपका जो ग्लूकोज है कन्वर्ट होता है सैक्रिक एसिड में, यानी ऊपर और नीचे दोनों का ग्रुप हो जाएगा, दोनों का ग्रुप चला जाएगा COOH में, COH में। ठीक, तो ये रहेगा आपका सारा रिएक्शन जो एनसाइड में दिया हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो नीचे बना के दिखाया हुआ है, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान देना,
हम क्या दिखाएंगे, ऊपर में अल्डिहाइड होता है, नीचे में CH2OH होता है। उसके बाद क्या होगा, राइट लेफ्ट राइट राइट OH लगा देना है, देखोगे आपको ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज से बनेगा, मान लो ग्लूकोनिक एसिड करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड में एक ग्रुप चेंज होता है CH में, तो इससे आपके बीच वाले OH को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सैक्रिक एसिड में क्या होगा, नीचे वाले भी OH, नीचे वाले को चेंज कर दो तो उसमें भी क्या होगा, बीच वाला OH का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीच का जो पोजिशनिंग है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगा। अब ध्यान देना, आप लोगों को मैं पढ़ाया था DL सिस्टम, आप लोग को पढ़ाया था मैं DL सिस्टम। तो DL सिस्टम में क्या बोला था कि आपको फोकस करना है लास्ट कार्बन सेंटर पे, आपको फोकस करना है लास्ट कार्बन सेंटर पे। तो लास्ट कार्बन कौन सा है, तो आप देखोगे तो लास्ट कार्बन होगा ये वाला पॉइंट, जहाँ मैं रेड कलर मार्क कर रहा हूँ, ए पॉइंट है। इस पॉइंट पे ध्यान देना कि अगर लास्ट कार्बन पॉइंट पे अगर OH राइट होता है, OH अगर राइट होगा तो उसको D बोलते हैं। लास्ट कार्बन पॉइंट पे अगर OH लेफ्ट में होगा तो उसको हम बोलते हैं L बोलते हैं। तो ग्लूकोज का, चूंकि ग्लूकोज का लास्ट कार्बन सेंटर पर OH राइट में है, इसलिए हम ग्लूकोज को डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो डी का मतलब समझ में आ गया। डी का मतलब लास्ट कार्बन सेंटर पे अगर OH राइट है तो उसके लिए डी, और लेफ्ट होता तो एल। तो ग्लूकोज का जो OH होता है राइट होता है, इसलिए वो डी वर्ड यूज होता है, उसके लिए डी वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ optical rotation, on the basis of rotation of plane polarized light, plane polarized light, आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। यानी अगर आपका जो लाइट है अगर राइट घूमेगा, राइट रोटेशन होगा, तो राइट रोटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट रोटेशन होगा तो लेफ्ट रोटेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल डी। क्या यूज करते हैं, स्मॉल डी यूज करते हैं, या तो यूज करते हैं प्लस, स्मॉल डी या फिर प्लस। लीवो के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एल या फिर माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो ये स्मॉल एल स्मॉल डी, ध्यान देना, कैपिटल एल कैपिटल डी, कैपिटल एल और कैपिटल डी अलग कॉन्सेप्ट है। यानी जो कैपिटल डी है कैपिटल एल है ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये OH के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है बस। ठीक है, ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप OH का ओरिएंटेशन बताओगे, OH राइट होगा लास्ट कार्बन सेंटर पे तो डी होएगा, और OH अगर लेफ्ट हो तो वो हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो होता है, जो स्मॉल एल स्मॉल डी है, स्मॉल डी बोले या तो प्लस बोले, या स्मॉल एल या तो माइनस बोले, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ये कैसे पता करते हैं हम लोग, तो लाइट को पास करेंगे, लाइट का रोटेशन अगर राइट होगा तो उसको बोलते हैं डी या पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट होगा तो बोलते हैं एल या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ध्यान ना, वही आप समझाए हुआ है। ग्लूकोज का डी फॉर्म है, तो डी फॉर्म क्यों है, क्योंकि आपका लास्ट कार्बन सेंटर का OH राइट में है, और यहाँ पॉजिटिव का मतलब अलग है, एक प्लस मतलब अलग है। प्लस मतलब ग्लूकोज में अगर आप लाइट को पास करोगे तो उसका रोटेशन राइट होता है, उसका रोटेशन राइट होगा। तो दोनों दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कैपिटल डी क्यों बोला गया, क्योंकि लास्ट OH राइट में है। और पॉजिटिव क्यों बोला गया, क्योंकि जो लाइट आप पास करोगे उसका रोटेशन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना,
इसमें कुछ और रिएक्शन को हमको ऐड करना है जो कि आपके आंसर में नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो ध्यान देना आप। तो आप लोग ग्लूकोज रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें हम लोग पहला पार्ट ए पार्ट कवर कर चुके हैं, HI वाला सोडियम मरकरी अमलगम। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपके ग्लूकोज के जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में भेज देगा, इसको अल्कोहल में भेज देगा, तो यहाँ पर अल्कोहल बन गया है। ठीक है, H2 न्यूट्रल सॉल्यूशन चलेगा। NH2O का रिएक्शन लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एसिन का रिएक्शन लोग पढ़ चुके हैं, Br2 वाटर पढ़ चुके हैं। Br2 वाटर में यार ये थोड़ा गलत दिया वहाँ पे, इसको मत देखना। Br2 वाटर में हम लोग क्या सीखे हैं कि बस ऊपर का जो अल्डिहाइड है उसमें चेंज करना, किस में, एसिड में। और नाइट्रिक एसिड अगर दिया रहेगा, नाइट्रिक एसिड, तो उसमें क्या होगा, दोनों को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप लिया गया है कि Br2 वाटर में क्या होगा, स्टॉप वाला चेंज होगा, नाइट्रिक एसिड दोनों को चेंज कर सकता है, तो इसको 2 अलग तरीके से आप याद रखना। ठीक है, टॉलरेंस एजेंट क्या होगा, तो बस टॉप का जो CH है उसको चेंज करेंगे। फेरिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, टॉप का जो CH उसको चेंज करेंगे। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट का रिएक्शन लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें 5 OH है, 5 OH के बदले क्या लगा देंगे, एसिड ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, आपको लास्ट जो केस आपको पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। ओसा जोन फॉर्मेशन क्या होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं ओसा जोन फॉर्मेशन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो ओसा जोन में जो ग्लूकोज में डालोगे आप, इसको पीएच एक के बेसिकली क्या है, पीएच NH2 है। ठीक है, तो जब करते हैं तो आपको पहला दूसरा कार्बन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन में डबल एन से लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे दिख रहा होगा कि 2 मॉलिक्यूल लिंक हुआ है। ठीक है, यानी ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल पीएच NH2 का, यानी फिनाइल हाइड्रोजन का लिंक होकर ऐसा बनता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें एक्चुअल रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लूकोज का ओसाजन फॉर्मेशन में कितना फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, तो आप बस इसको याद करना कि इसमें 3 मॉलिक्यूल यूज होता है, 3 मॉलिक्यूल यूज होता है। यानी इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 दिख रहा है, बट पूरे प्रोसेस में तीन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज होता है। इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, तो आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पता चल गया। अगर पूछेगा कि मोल कितना कंज्यूम करेंगे पीएच NH2 का, तो बोलना कि मोल कंज्यूम होगा 3। क्या होगा, 3 मोल कंज्यूम होगा। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके साथ ग्लूकोज का सारा रिएक्शन खत्म होता है। ठीक है।